जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के टॉप 20 प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं। ऑप्शन है पानी में डूबे रहते हैं, वृक्षों के नीचे बैठते हैं, भूमि के नीचे रहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होगा वहां पर क्या है, पानी तो भैया ना के बराबर होता है, तो पानी में डूबे रहते हैं ये तुम्हारा वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर क्या है, वृक्षों के नीचे बैठे रहते हैं। देखिए वहां पर जो वृक्ष होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, उनकी जो पत्तियां हैं वह कांटेदार होती हैं, ठीक है, तो उनकी छांव में वो नहीं बैठ सकते, है ना। और ऑप्शन सी में क्या है, भूमि के नीचे रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले जंतु होते हैं वह अधिक ताप से बचने के लिए भूमि के नीचे रहते हैं, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा है मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह है। देखिए मृतजीवी जीवों को मृतजीवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह मृत होते हैं, मृत होने के पास होते हैं, मृत जीवों को खाते हैं या फिर मृत जीवों के शरीर में रहते हैं। तो भैया इन्हें मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मृत जीवों को खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों के साथ जरूर भाई शेयर करते जाएं आप लोग। अमरबेल का उदाहरण है, बताना है अमरबेल किस प्रकार का उदाहरण है। रेशेदार जड़ का, परजीवी जड़ का, अवस्तंभ जड़ का या फिर स्तंभ जड़ का। तो भैया यह एग्जाम्पल होगा परजीवी जड़ का। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। पेड़ के तंत्रों में से पिरोह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। बताना है जो पेड़ का तंत्र होता है पिरोह तंत्र, इसके संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। पिरोह सदा ऊपर की ओर बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है भैया। जो पिरोह होता है यह सदैव ऊपर की ओर बढ़ता है, इसमें फल फूल व पत्तियां आती हैं, बिल्कुल सही है। फिर क्या है, इसमें तनाव और शाखाएं सम्मिलित नहीं है या फिर यह पौधों से बाहर निकला हुआ भाग होता है। तो देखिए भैया जो पिरोह तंत्र होता है यह क्या होता है, यह भाई पौधे का बाहरी भाग होता है जिसके अंतर्गत तना शाखाएं पत्तियां फल फूल आते हैं और यह सदैव ऊपर की ओर बढ़ता है। तो भैया यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये सही है, लेकिन जो ऑप्शन सी में कहा गया है इसमें तनाव और शाखाएं सम्मिलित नहीं है, यह असत्य है, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करते जाएंगे या कॉपी में नोट करते जाएंगे। कहा है एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ से 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। पहला बनता है एशियाई शेरों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना एशियाई शेरों के लिए गिर अभयारण्य बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरा प्रश्न बनता है गिर अभयारण्य में कौन से शेर पाए जाते हैं। तो भैया इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं और ये है कहाँ पर, तो भैया ये गुजरात में है। ध्यान रखना गिर अभयारण्य गुजरात में है, ठीक है, जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बायोगैस का निर्माण होता है। बताना है किस पदार्थ से बायोगैस का निर्माण होता है। औद्योगिक कचरा, कार्बनिक पदार्थ, खनिज तेल या फिर मृत कार्बनिक पदार्थ। बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो भैया यहाँ पर सुधार लेना, यहाँ पर अकार्बनिक पदार्थ है ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों ऑप्शन डी में कहा गया है मृत कार्बनिक पदार्थ है, तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हमारा होगा मृत कार्बनिक पदार्थों से बायोगैस का निर्माण होता है,
ठीक है, जैसे पशुओं का मल हो गया, फलों आदि सब्जियों आदि के छिलके हो गए, इस तरह का यूज किया जाता है बायोगैस में। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है आपसी संबंधों की वह इकाई जिनके मध्य रक्त संबंध पाया जाता है क्या कहलाता है? समूह है, समुदाय, परिवार या फिर संप्रदाय। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो भैया वो परिवार कहलाता है। परिवार में क्या होता है? पति पत्नी होते हैं, ठीक है, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, इस तरह से परिवार ये कहते हैं। मतलब उनमें क्या है? रक्त संबंध पाया जाता है ना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। क्या कहा गया है? खाद्य श्रृंखला के अनुसार सर्वाहारी जीव है हिरण, शेर, चीता या फिर मनुष्य। देखिए भैया यहाँ पर हम देखें जो हिरण है ये भैया कैसा है? ये तो भैया शाकाहारी है। शेर कैसा है? शेर भैया मांसाहारी है। चीता कैसा है? भैया चीता भी मांसाहारी है। लेकिन जो मनुष्य है, साथ जो मनुष्य सर्वाहारी जीव के अंतर्गत आएगा खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कहा है निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? विटामिन, लौह तत्व, वसा या फिर प्रोटीन। तो भैया एनीमिया रोग होता है लौह तत्व की कमी से। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भाई मेरे यहाँ पर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य साथियों भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो भैया मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में है, ये भी आप याद रखें। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। किसी परिवार को दर्शाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से या फिर किसी से भी। तो भैया मेरे परिवार को किससे दर्शाते हैं? पारिवारिक वृक्ष से दर्शाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या होता है? माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या है? संयुक्त परिवार में इसके साथ साथ दादा दादी और उनके विवाहित बच्चे भी रहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कहा गया है उस समूह की पहचान करें जिसमें केवल जैव निम्नी अपशिष्ट सम्मिलित हैं। देखिए जैव निम्नी अपशिष्ट का मतलब होता है ऐसे पदार्थ है जो आसानी से अपघटित हो जाएं। जैसे यहाँ पर बुलबुले वाला आवरण, पीवीसी पाइप और स्विच बोर्ड। भैया पीवीसी पाइप तो कहाँ से हो जाएगा? जैव निम्नी, तो ये तो वैसे ही काट दो। दूध की थैली, पुराने कपड़े, डीडीटी। भैया डीडीटी जैव निम्नी नहीं है। प्लास्टिक के डिब्बे, घास और उर्वरक। भैया प्लास्टिक के डिब्बे जैव निम्नी नहीं है। ऑप्शन डी में कपड़ा, हाँ जैव निम्नी है। खराब भोजन और सब्जी के छिलके ये आसानी से क्या है? अपघटित हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा है पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न तो यहीं से बन गया कि पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में धीरे धीरे जो वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। फिर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? देखिए अति विषम मौसम पैटर्न, समुद्र स्तर वृद्धि, अम्ल वर्षा या फिर ध्रुवीय आइस कैप का गलना। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है? देखिए समुद्र स्तर वृद्धि होती है और अति विषम मौसम पैटर्न भी होता है और ध्रुवीय आइस कैप क्या है? गलता है। लेकिन जो अम्ल वर्षा है भैया
अम्ल वर्षा का कोई भी लेना देना नहीं होता है ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो अम्ल वर्षा है साथियों, यह है वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के जल के साथ क्रिया होने के फलस्वरूप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। ग्रह जिसके आसपास सुंदर वलय होते हैं, वह ग्रह कौन सा है जिसके आसपास सुंदर वलय हैं? बुध, शनि, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र। तो भैया वह ग्रह शनि है। ठीक है, वह ग्रह क्या है? शनि है। ठीक है, जिसके आसपास क्या है? सुंदर वलय होते हैं। और इसके साथ साथ ध्यान रखना, सूर्य के सबसे पास कौन है? तो देखिए सूर्य के सबसे पास है बुध है, और सबसे दूर कौन सा है वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। सबसे पहले कौन है? सूर्य के सबसे पास आता है बुध है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहा है जीवाणु और कवक मृत पौधों एवं पशु के ऊतकों पर भोजन करते हैं, उन्हें काले रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जो खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन है बोल्स, ह्यूमस, चिकनी मिट्टी या क्ले या फिर उर्वरक। तो देखिए साथियों, जो जीवाणु होते हैं और कवक होते हैं, ये क्या करते हैं? मृत पौधे हो गए या पशु हो गए, इन को क्या करते हैं? अपघटित करते हैं और उन्हें काले रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जो साथियों ह्यूमस कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, क्योंकि साथियों हम जानते हैं मृदा में कार्बनिक पदार्थ है जो पेड़ पौधों तथा जंतुओं के अपघटन से बनते हैं, उन्हें ह्यूमस कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय कौन सा है? देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। यदि पूछा जाए आपसे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो बता दीजिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिससे पहले कहा जाता था हैली राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन यहाँ क्या है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या फिर मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात की कच्छ की खाड़ी में है। यह भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम साइएनोकोबालामिन है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन के। देखिए साथियों यहाँ से मैं आपको बहुत सारे प्रश्न बताने वाला हूँ। देखिए बताना है किस विटामिन का रासायनिक नाम साइएनोकोबालामिन है, तो भैया वो है विटामिन B12 का। ध्यान रखना विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखना जो विटामिन के होता है यह रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। इसके साथ साथ ध्यान रखना विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। रात्रि के दौरान आकाश में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शनि या फिर शुक्र। तो देखिए रात्रि के दौरान आकाश में सबसे चमकीला ग्रह, तो भैया वो कौन सा है? वो है हमारा शुक्र। कौन है? शुक्र। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखना शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है जो रात्रि के दौरान चमकीला दिखाई पड़ता है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाने पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण होगा? गाय का सूखा गोबर, रसोई गैस मतलब एलपीजी। एलपीजी मतलब क्या है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, मिट्टी का तेल या फिर गोबर गैस। तो देखिए सबसे अधिक वायु प्रदूषण होगा इन चार में से किससे? देखिए गाय के सूखे गोबर से होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो गाय का सूखा गोबर रहेगा साथियों, इसमें कार्बन अधिक मात्रा में पाया जाता है।
ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। कहा है पृथ्वी पर तापमान वृद्धि जल चक्र को प्रभावित करती है, जिससे कम वर्षा होती है, इससे खालिस्तान की संभावना होती है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो ध्यान रखना यहाँ क्या है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि जल चक्र को प्रभावित करती है, ये हम सभी जानते हैं, जिससे क्या है कम वर्षा होगी। और इससे संभावना किससे होगी भैया, जब कम वर्षा होगी तो इससे क्या है सूखे की संभावना होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा साथियों ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। कोई सुझाव है आपका तो वो भी बता सकते हैं। और आपने 20 में से कितना स्कोर किया है वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।